students, welcome back to one more video. And in today's class we are going to study some portion which are very important to the Bohr's model of an atom. So जैसे हमने स्टडी कर चुका है कि बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में हमने कुछ उसके पोस्टुलेट स्टडी कर चुके हैं, उसके अचीवमेंट स्टडी कर चुके हैं, बट जब हम उसके पोस्टुलेट और अचीवमेंट्स के बेसिस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है. तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज class. So student, as we have studied that in class 9th, J.J. Thomson has given his model, Rutherford has given his model, and after that we studied directly the Bohr's model. So the period between Rutherford model and the Bohr's model, right? So whatever were the, as we know that, very well we know, the drawback of Rutherford model is what? According to Rutherford, proton is there in the nucleus and electrons are continuously revolving around the nucleus. So many other scientists has asked that one time will come when this electron will lose all its energy and they will collapse on the nucleus, right? So to clarify this query, Bohr has created his own model. ओके, सो जो हमने ये जो देखा है कि रदरफोर्ड टू बोर्स, तो इसके बीच में काफी सारे रिसर्च हुए हैं और वो कौन कौन से रिसर्च हुए हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे. ओके, सो बोर्स रदरफोर्ड का कहना था कि भाई न्यूक्लियस इन बिटवीन द एटम है और उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो है वो रहता है. और साथ में ही जब सभी साइंटिस्ट ने पूछा तो सभी ने पूछा कि भाई लाइन स्पेक्ट्रम का क्या है ना, उसने कौन सा वर्ड यूज किया? लाइन स्पेक्ट्रम. ही हैज यूज्ड दिस वर्ड एज अ लाइन स्पेक्ट्रम. सो ही वाज नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड टू एक्सप्लेन few more properties of Bohr's model, one theory has been put forward and that theory is Maxwell. So Maxwell जो है इसने एक theory बनाई है और वो theory को क्या कहते हैं? हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. दैट थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ओके, सो अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्यों आई? क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है दैट इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव ऑल्सो. ओके, सो ही हैज पुट फॉरवर्ड वन थ्योरी विच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी. नाउ हियर आर फ्यू पॉइंट्स टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन वेव थ्योरी. सो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? Energy emitted from any source. That source can be when we are hitting an external source, that can be sunlight when we are hitting any substance. So when energy emitted from any source, किसी भी सोर्स से जब एनर्जी को इमिट किया जाता है, दैट एनर्जी इज कंसिडर्ड एज रेडिएंट एनर्जी. व्हाट इज दैट? दैट एनर्जी इज कंसिडर्ड एज रेडिएंट एनर्जी, एंड दिस रेडिएंट एनर्जी आर ऑल्सो नोन एज रेडिएशंस. हम उसको या तो रेडिएंट एनर्जी कह सकते हैं या फिर हम उसको रेडिएशंस भी कह सकते हैं. अब हमने क्या कहा कि ये जो रेडिएशंस जो डेवलप हो रहे हैं, ये सभी रेडिएशंस दे are developing electric field as well as magnetic field, and they are developing this field in such a manner that both of them are perpendicular to one another as well as perpendicular to the propagation of लाइट. सो ये एज्यूम्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का. अब हम देखते हैं थर्ड एज्यूम्शन में क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई उस रेडिएशंस का नेचर कैसे होता है? वेव कैरेक्टर जैसा होता है. ये सभी रेडिएंट एनर्जी जो है, रेडिएशंस है, उनका नेचर कैसे होता है? वेव कैरेक्टर जैसे. एंड दैट वेव कैरेक्टर, द स्पीड ऑफ दैट वेव कैरेक्टर इज एक्चुअली the velocity of light is equal to the velocity of light, and that we know very well, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. So in radiations की जो velocity रहेगी, that velocity is equal to the velocity of light. This is the third assumption of this electromagnetic wave theory. Now let's see the fourth assumption. What they are saying, that they are saying here is do not require any material medium. It means अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्योरी में हम ये देखते हैं कि ये जो रेडिएशंस निकल रही है, इन रेडिएशंस को कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है. विदाउट मटेरियल मीडियम भी ये क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं. ओके, सो ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, राइट, विच हैज बीन पुट फॉरवर्ड बाय मैक्सवेल. और ये जितने भी रेडिएशंस
निकले हैं इस वेव थ्योरी के बेसिस पे, उनको हमने कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्या कहा हमने इसको? हमने इसको कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विल कंटेन ऑल दिस प्रॉपर्टीज जो भी हमने स्टडी करी है, सभी प्रॉपर्टीज वो बताएंगे हमें। और साथ में देखो हमने एक यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, चलो इस समझते इस डायग्राम में क्या दिया। इस डायग्राम में कंसिडर करो दिस इज द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, this is what propagation of light. Now in this propagation of light we can see that if consider that this one as a magnetic field, so electric field is also created there, and this magnetic field and electric field are perpendicular to one another at the same time. These are perpendicular to the propagation of light. So यहाँ पर हमने ये स्टडी किया है कि भाई इलेक्ट्रॉन, हम ये कहेंगे कि जो रेडिएशंस निकल रही है किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, उन रेडिएशंस को हमने क्या कहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एंड स्टूडेंट, हम जितने भी टॉपिक्स स्टडी करेंगे उन सभी टॉपिक्स को कोरिलेट करेंगे हम बोर्स मॉडल तक कैसे पहुंचे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने इसमें कहा है कि वेव नेचर जो हमने इसमें बताया है इसका, और वेव नेचर में हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इनको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब अगर हम किसी रेडिएशंस का वेव नेचर कह रहे हैं तो हमें ये जो वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेव पैरामीटर्स जो है, ये हमें पता होना चाहिए। वैसे आप सभी ने क्लास 10th फिजिक्स में ये पढ़ चुके हैं। सो क्या है वेव के कैरेक्टर्स क्या है, ताकि हमें उसको समझने में थोड़ी सी इजी हो जाए, इसीलिए हम वेव कैरेक्टर्स, वेव पैरामीटर्स को भी अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो क्या क्या है वेव पैरामीटर्स? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड एंड वेव नंबर। Okay, so these all are the parameters or characteristic of a wave. So let's start and study that how these of a wave, and all these characteristic you have already studied in your class 10th. Let's revise it. So जैसे कि हमें पता है कि भाई जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अगर वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि यहाँ पर फॉर्मेशन होगा क्रेस्ट एज वेल एज ट्रफ का फॉर्मेशन होना पॉसिबल है। और तो चलो अभी हम सभी कैरेक्टरिस्टिक वन बाय वन स्टडी करते हैं। एंड द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वेवलेंथ। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेवलेंथ? एज वी नो दैट वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय द लेटर लैम्डा, ओके, एंड यूनिट्स ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर। ये उसका कन्वर्जन हम हो सकता है। ऑफन जो है हम इसको एंगस्ट्रॉम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर मीटर में भी करते हैं। तो वेवलेंथ मीन्स क्या होता है? जैसे हमने बताया कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस, आई विल से दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। सो ये जो है कि यहाँ पर ये भी क्रेस्ट है, सो जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में से, जो डिस्टेंस है ट्रफ में से, सो इसे कहा जाता है वेवलेंथ। सो wavelength is denoted by the letter lambda. Now let's come to the next property, and that one is frequency. Now what do you understand by frequency? Frequency means what? It is the number of waves passing through a point in 1 second. तो हमें ये देखना है कि भाई 1 सेकेंड में, अगर जैसे मैंने कहा कि इस पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही है, तो कितनी वेव्स जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट से इन 1 सेकेंड, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। Don't get confused between frequency and wave number. So in very short one I wrote here all the definitions of these all wave characters. So frequency means what? Number of waves passing through a point in a 1 second. 1 सेकेंड में उस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी वेव्स जो है वो ट्रैवल कर रही है, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं हम नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के। जैसे हमें पता है फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है न्यू से। न्यू ऑफन जो है ये हल्का सा ऐसे हम कहेंगे बेंड जो वी रहता है उसके फॉर्म में हम शो करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो हर्ट्स होता है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? साइकिल पर सेकेंड भी हम इसको कह सकते हैं, यूनिट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट वन इज वेव number.
नाउ वेव नंबर इज व्हाट? वेव नंबर इज एक्चुअली, ये तो डेफिनेशन हम सभी को पता है कि वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। हम सिंपल सा लिखते हैं कि भाई न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। अब इसकी प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन में हम क्या कह रहे हैं कि वेव नंबर क्या होता है एक्चुअल में, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। अगर ये हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी नंबर ऑफ वेव्स है उसे कहा जाता है वेव नंबर, और ये डिनोट किया जाता है न्यू बार से। तो जैसे हमें पता है कि अगर इसका यूनिट मीटर लिया है तो हम यहाँ पर मीटर इनवर्स लेंगे, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर लिया है तो हम इसको भी सेंटीमीटर इनवर्स में हम शो करते हैं। तो सिर्फ ये तीन ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, जैसे कि हुई वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द लिनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस वेव ट्रैवल कर पा रही है उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। एंड वी नो वेलोसिटी यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल सी। देखो अब नेक्स्ट हम आते हैं एम्पलीट्यूड के ऊपर कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। क्या होता है एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मीन्स क्या होता है एक्चुअल में? इट इज अ हाइट ऑफ द क्रेस्ट और ट्रफ। ये जो हाइट जो रहती है किसी भी क्रेस्ट या ट्रफ की हाइट जो रहती है उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एंड एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय द लेटर ए। एंड इसका जो यूनिट हम कहेंगे वो यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट जो सिंपल यूनिट्स होते हैं आपके लेंथ के, वही यूनिट्स हम एम्पलीट्यूड के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जब हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज देख ली है तो हमें जो मेन रिलेशन जो हमें कुछ डेरिवेशंस में कुछ न्यूमेरिकल्स में काम आएगा वो डेरिवेशन है, वो मेन रिलेशन है ये। और ये रिलेशन किस किस के बीच में है? देखो ये रिलेशन जो है C स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, राइट, लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ एंड दिस न्यू स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी। So the relation between velocity, wavelength and frequency is C is equal to lambda into nu। आप इसको जिसकी भी वैल्यू, अगर आपको दो वैल्यूज पता है तो आप तीसरी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वेव नेचर से रिलेटेड, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो हमने प्रीवियसली ये पढ़ा कि भाई रेडिएशंस किसके तरह बिहेव करती है, एज अ वेव करती है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें। तो अभी हम ये स्टडी करते हैं कि ऐसी भी ये जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस सिर्फ 2 फैक्टर्स में डिफर करते हैं एक दूसरे से। अगर हम कहे कि भाई रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, तो किस बेसिस पे डिफर करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। और जब हम इन सभी रेडिएशंस को एक प्रॉपरली स्पेक्ट्रम में अरेंज करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट मीन्स ऑल रेडिएशंस आर अरेंज्ड in increasing order of wavelength। अगर increasing order of wavelength है, और we'll say that decreasing order of frequency। तो या तो ये कैसे अरेंज होते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, या फिर हम उसी ऑर्डर को हम कहते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी अरेंज होते हैं। तो अब ये कौन कौन से रेडिएशंस जो अरेंज्ड है, चलो अभी हम देखते हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट क्या है? कॉस्मिक रेज लिया हमने। यहां पर जो हमने लिया है अभी, तो वो क्या है? फर्स्ट कॉस्मिक रेज लिया है हमने। यहां पर देखो कॉस्मिक रेज, तो कॉस्मिक रेज की सबसे कम वेवलेंथ है, देन उससे ज्यादा गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है, आप एक जब इमेज देखेंगे, जब हम इन कलर इसको देखते हैं तो उस इमेज में देखते हैं हम कि भाई इन सभी को क्या करते हैं? एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज किया जाता है। और ये इसका क्या हुआ? अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसीज डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो इन सभी को एक स्पेक्ट्रम में अरेंज किया जाता है जिसे कहते हैं हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसको बाय हार्ट करने के लिए बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इनको अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो इसके लिए जो है एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है जो आपको याद रखना है। अगर आप उसके इनिशियल से अगर आप याद रख लेंगे तो आपको ये याद रखना बहुत ही इजी होगा। और वो क्या है, देखो मैं यहां पर लिख लेती हूं CGX UV। मैं UV के स्पेलिंग में क्या लिख रही हूं, ध्यान से देखो, UVI UV, CGX UVMR। ये आप जब फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ये इजीली याद हो जाता है। क्या है वो, CGX UVMR, CGX UVMR। अब देखो इसको हम कैसे सेग्रीगेट करते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक, G स्टैंड्स फॉर गामा रेस, X स्टैंड्स फॉर एक्स रेस, U स्टैंड्स फॉर अल्ट्रावायलेट, V stands for visible, I stands for infrared, M stands for microwaves and R stands for radio waves. So जब आपको ये याद हो जाएगा तो आप ये कह सकते हो, इनको अरेंज कर सकते हो प्रॉपरली, एंड दैट वन इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। सो स्टूडेंट, ये जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है इसको आप अच्छे से बाय हार्ट कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको यूजफुल जरूर होगी। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दैट प्रीवियस टॉपिक एंड दैट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो जैसे हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे, तो हमने कहा था कि भाई रदरफोर्ड के जस्ट बाद में क्या ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, उसके कुछ पॉइंट्स देखे, उसके वेव नेचर देखा। अब हम देखते हैं कि इस थ्योरी में ऐसे क्या ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से हम बोर्स मॉडल तक नहीं पहुंच पाए, और वो क्या ड्रॉबैक्स थे, लेट्स सी। द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ, we'll write here limitations of electromagnetic wave theory. So these are the limitations of electromagnetic wave theory. So what is the first radiation? First one, that one is black body radiation. The electromagnetic theory could not explain the black body radiations. And what is black body radiation, what is photoelectric effect, that I am going to discuss it in the next class. So black body radiations they have not discussed. Next one is photoelectric effect, they have also not explained by this wave theory. And third one is variation of heat capacities of solid. तो क्या होता है, किसी solid को जब heat किया जाता है तो उसमें की क्या capacity है क्या नहीं है, ये भी इस theory ने explain नहीं किया था. And last one is line spectra of hydrogen. And student, in the next class we are going to study one by one all these points. So आप सभी जो है नेक्स्ट वीडियोस ध्यान से देखिए और इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से समझिए. आई होप आज टुडे इन टुडेज क्लास वॉट एवर आई मेड यू टू अंडरस्टैंड, एवरीबडी hope so understood everything very clearly. And if you have any kind of doubt you can write it in the comment section. I'll try my level best to explain that. So student, I hope so everybody understood the today's topic. Thank you students and have a good day ahead.